नहीं कहूँगी, क्योंकि आप मेरे विधानसभा क्षेत्र सुमेश्वर के रहने वाली हैं और उनका गांव रखीला पड़ता है। वहाँ पर आज उनके परिवारजन भी हैं। आप ईटीवी भारत के माध्यम से ये विषय संज्ञान में आया कि 2002 में एक महिला नाम हंसी लहरी, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और आज वो जो है किस तरीके से रेलवे स्टेशन में या किस तरीके से सार्वजनिक स्थलों में रहकर अपना जीवन यापन कर रही हैं, वो देखते हुए निश्चित रूप से मन में पीड़ा भी जागृत हुई। और उसी को देखते हुए हमने अपने जिला प्रवेशन अधिकारी से भी कहा कि आप हंसी लहरी जी का बारे में जानकारी लीजिए और साथ साथ में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को भी निर्देश दिए, और जिसका प्रतिफल ये रहा कि आज हंसी जी से मुलाकात भी हुई और इनसे वार्ता भी हुई। और वार्ता होने के दौरान में हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके व्यक्तिगत जीवन का अभी इन्होंने वैसा अभी कुछ बताया भी नहीं है जो मैं कहूँ कि क्या क्या पूर्ण घटित हुआ होगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मुझे ये आवश्यकता लगती है कि जिस प्रकार से वो पढ़ी लिखी हैं, जिस प्रकार से इन परिस्थितियों में क्या क्या परिस्थितियाँ रहेंगी, उसके बाद में भी जिस लेवल पे इनका मनोबल है, वो देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जब मैं आ रही थी तो वार्ता हुई थी, तो उन्होंने मुझसे बात कही थी कि आप बात करो और सरकार पूरी तरीके से हंसी जी के साथ है, पूरी मदद करेगी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो किसी नौकरी के रूप में हो, पूरी सरकार इनके साथ में करेगी। मैंने आपसे भी ये कहा है कि आपके बीते जीवन में जो कुछ भी रहा उसको एक सही करते हुए वर्तमान में जीवन को मुख्य धारा से, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मेरी ओर से, सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से ये संदेश है आपके लिए कि आप जो है हमारे महिला कल्याण विभाग में, हमारे यहाँ आवश्यकता रहती है ऐसी महिलाओं की जो कि ऐसे हेल्पर के रूप में काम कर लें, जिससे कि इनको रहने के लिए आवास भी, बेटे को पढ़ाने के लिए विद्यालय भी और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये वहाँ पर रह सकती हैं। आने वाले समय में यदि सब चीज़ें ठीक रही तो इनका उसके अनुसार आगे चल के डेवलपमेंट भी संभव है। तो मैंने अपनी ओर से एनसीडी से यही रिक्वेस्ट करा है कि आप जो है, जो मैंने बात कही है उस पर आप विचार करें, ताकि जीवन का जो अन्य समय है वो आप बेहतरी के साथ में लोगों को जागरूकता के साथ में और इन विषम परिस्थितियों में भी कैसा सौम्य और संवेदनशील और कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ये सब आपको देख के प्रेरणा मिलती है। और बहुत कम पैसे से जीवन कैसे यापन किया जा सकता है और उसमें भी कैसे खुश रहते हैं, ऐसा इनके साथ 1 घंटा वार्ता करते हुए मुझे महसूस भी हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी जैसी वहाँ पर और भी महिलाएं हैं उनको आप प्रेरित कर सकती हैं। वहाँ पर और भी बच्चे हैं जो आप अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा दे रही हैं, वहाँ और भी बच्चों को दिया जा सकता है। तो सरकार की ओर से हंसी जी के लिए ये खुला प्रस्ताव है, निवेदन है कि वो महिला कल्याण विभाग को ज्वाइन करें और संस्था में आए और बच्चे को भी पढ़ाएं, औरों को भी पढ़ाएं और स्वयं को भी जो है आगे बढ़ाने का काम करें। ये जो है एक प्रस्ताव आपको दिया है। आपने ये कहा है कि मुझे एक दिन विचार करने का मुझे मौका दे दीजिए, मैं कल अपनी सहमति या जो भी मेरा विचार होगा मैं आपको दूँगी। तो मुझे भी ये उचित लगा कि ये विचार कर लूँ और उसके बाद में जैसा इनकी इच्छा होगी, मैं इनकी क्षेत्र के होने के नाते, विधायक होने के नाते, मंत्री होने के नाते, इंसान होने के नाते, मानवता होने के नाते और मुख्यमंत्री जी के निर्देश होने के नाते इनके साथ हर परिस्थिति में इनके साथ खड़े। मैं हेल्पर के तौर पे इसको कोई सरकार से वेतन भी प्राप्त होगा या? बिल्कुल भाई, हेल्पर के तौर पर हो, केयर टेकर के तौर पर हो, ये जब विभाग को ज्वाइन करेंगी बाकायदा जो सैलरी मिलती है वो सैलरी मिलेगी, बाकायदा जो इनके बच्चे को एजुकेशन चाहिए वो एजुकेशन मिलेगा, बाकायदा इनको वहाँ पर रेसिडेंशियल के रूप में रेसिडेंस रहने को मिलेगा। ये 2-3 व्यवस्था इनको तत्काल मिलेगी। अच्छा, इनके साथ जो इनका मानसिक उत्पीड़न हुआ जिस वजह से ये इस स्थिति में पहुंची, उसको लेकर सरकार की तरफ से कोई? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने जितना हंसी दीदी से बात करी है तो अभी इन्होंने इस प्रकार की कोई उत्पीड़न की बात किसने करी, क्या इनके अपने निजी जीवन में घटनाएं घटित हुई, उसके बारे में बहुत डिटेल से अभी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ये परीक्षण का बिंदु रहेगा। मैं समझती हूँ कि इनके अब तक में क्या बीत चुका है ये जब खुद बताएंगी
मैं समझती हूँ यदि कोई भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई तो सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वर्तमान में जो इनकी स्थिति है उस स्थिति में सुधार हो। तो उस स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदारी लेती है और सहजता के साथ जिम्मेदारी लेती है, और उसके लिए इनको प्रस्ताव भी दे सरकार ने अपनी ओर से। क्या कोई काउंसलिंग वगैरह आप अपने स्तर से करवाना है? मैं बिल्कुल, मेरे साथ अभी आए भी हुए हैं, हमारे विभाग के काउंसलर आई हुई हैं, साइकोलॉजिस्ट आई हुई हैं। मैं समझती हूँ जितने इनसे वार्ता हुई लगभग ये भी मुझे तो मेंटली अभी ठीक लगी। तो बाकायदा साइकोलॉजिस्ट, बाकायदा काउंसलर, ये जब अपनी ओर से यदि इनकी सहमति होगी उनके साथ में इनकी परिचर्चा कराते हुए इनकी 2-3 बार काउंसलिंग हो जाएगी, तो मैं समझती हूँ कि शायद हम लोग भी और बेहतर ढंग से इनके बीते जीवन के बारे में और वर्तमान स्थिति के बारे में कि वाकई जिस रूप में ये अभी आज हमसे बात कर रही हैं, जो बात कर रही हैं ये बिल्कुल उचित है, कैसा है, ये हम उस हिसाब से निर्धारण कर पाएंगे। लेकिन अभी मुझे महसूस होता है कि मुझे लगता है कि अभी मेरे साथ जो बात थी वो ठीक बात हुई, रिलेवेंट बात हुई है, ऐसी कोई इररिलेवेंट बात नहीं हुई है। मुझे लगता है कि यदि जो मैंने इनको ऑफ़र दिया है, सरकार ने जो इनको ऑफ़र दिया है उसको स्वीकार करती है, तो मैं सोचती हूँ कि बीते दिन जो हो गया अभी उसको लेकर अब अपने बच्चे को लेकर अब आगे का जीवन जो है वो ठीक से। तो देहरादून बुलाना चाह रहे हैं आप या हरिद्वार में ही व्यवस्था करनी नहीं, चाहिए? इनका कहना है हंसी जी का कि मुझे देहरादून नहीं जाना, मुझे अपने मायके में भी नहीं जाना। ये बात मैंने कही कि आप रणकिला जाना चाहोगी, तो वहाँ भी वो नहीं जाना चाह रही हैं। उनका यहाँ हरिद्वार से आध्यात्मिक रूप से भी एक लगाव उन्होंने अपना व्यक्त करा है, तो उनकी इच्छा हरिद्वार छोड़ने की बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी भी कोई मैं समझती हूँ कि उनकी सहमति में मेरी सहमति है। जो मैंने ऑफ़र दिया है, सरकार ने ऑफ़र दिया है, वो हरिद्वार के लिए ही ऑफ़र दिया, यहाँ रहते हुए अध्यात्म भी ग्रहण करते हुए और स्वयं को भी सशक्त करते हुए, बच्चे को भी सशक्त करते हुए, हमारे संस्था को भी सशक्त करने का काम आप करेंगे, ऐसा जो है आपसे मैंने प्रस्ताव रखा। मैडम 2-3 दिन से हमसे बात कर रहे हैं लगातार, इनका एक कहना है कि रोशनाबाद, हमने इनसे कहा कि अगर सरकार आपको रोशनाबाद में शिफ्ट करती है आसपास, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि मैं शहर को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। यानी ये चाहती है कि शहर में जहाँ पर इनके बच्चे की एजुकेशन हो रही है उसके आसपास ही कहीं इनके रहने की व्यवस्था की जाए। अगर आपका जो ऑफर इन्होंने अगर ये स्वीकार नहीं करती है या बात नहीं बनती है, तो सरकार क्या, हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या होगा कि हम जो है व्यवस्था कुछ कर सकते हैं? देखिए, अब मैं समझती हूँ कि जो प्रस्ताव आपके लिए दिया है, मैं समझती हूँ शायद थोड़ा विचार करेंगे तो वही अपने आप में अभी मैं समझती हूँ इनके लिए ठीक रहना चाहिए। और यदि ये उसके लिए तैयार नहीं होती है तो हमारे प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं कि जहाँ जिसके आसपास वे रहना चाह रही हैं, तो ऐसे संस्थाओं से बात की जा रही है कि क्योंकि आपकी भी इच्छा केवल आवाज़ मिलने की है, बाकी मैं जीवन ऐसे ही चला लूँगी, ऐसी भावना है। तो हमारी ये भावना है कि क्योंकि जीवन चलाने के लिए कहीं ना कहीं अर्थ की भी आवश्यकता रहती है, तो वो चूँकि स्वावलंबी हैं तो काम भी करें, और हमारी संस्था में मैं भी बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, तो दोनों चीज़ों का योगदान जो है वो हो सकेगा। तो मुझे लगता है कि उस ऑफर में ज़्यादा इनके लिए हितकर होगा। और बाकी प्रशासनिक अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि दूसरा विकल्प के लिए भी वो तैयार हैं और सरकार हर तरह से प्रयास रखेंगे। मैडम आप चूँकि मेयर हैं यहाँ के, क्या नगर निगम कोई ऐसी व्यवस्था कर सकता है, शहर में रहने की व्यवस्था आप लोग कुछ कर सकते हैं, विचार कर रहे हैं आप? इसी में मेरा भी एक प्रश्न है कि शहर में न जाने कितनी ऐसी लेडीज़ घूम रही हैं, उनके साथ बच्चे घूम रहे हैं, आज तक कभी किसी को इसकी याद नहीं आई। अब अचानक से जिस तरीके से ये मामला आया, अब क्या कहेंगी कि कोई व्यवस्था होगी उनकी? नहीं होगी? नहीं, क्यों नहीं होगी, उनकी व्यवस्था है। वैसे रैन बसेरा है वहाँ पे, जो हमारे दूर दूर से यात्री छोड़